चलिए देखते हैं भूगोल के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। ये प्रश्न कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या कई बार आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न रेलवे, एसएससी और बीपीएससी, बिहार बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली बिहार टीचर में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन बिहार बीपीएससी के लेवल का ये सभी क्वेश्चन है, इसलिए इसे एक बार जरूर ध्यान से देखें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय का विस्तार। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर सतलज और काली रिवर, सतलुज और काली रिवर, बी नंबर काली एवं तीस्ता रिवर, सी नंबर तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्रा रिवर, तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्रा रिवर, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो गया हमारा काली और तीस्ता रिवर। नेपाल हिमालय का विस्तार काली और तीस्ता रिवर के बीच में है। नेपाल हिमालय का विस्तार काली और तीस्ता नदी के बीच में है। चलिए, इस इमेज को अच्छी तरह से देखते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जहां तक हो सके मैं इमेज के माध्यम से हर एक प्रश्न को डिटेल करते जाऊंगा। जिस भी प्रश्न में इमेज की जरूरत पड़ेगी या कुछ एक्स्ट्रा कुछ जरूरत पड़ेगा तो मैं उसके अनुसार ही वीडियो को मैं उसे एडिट करते चले जाऊंगा। इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है इन सिंधु रिवर और सतलज रिवर के बीच। सिंधु और सतलज रिवर के बीच के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सिंधु और सतलज रिवर के बीच के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाता है सतलज से लेकर काली रिवर तक। सतलज से लेकर के काली रिवर तक, तो सतलज से लेकर काली रिवर के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज से लेकर काली रिवर के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं, उसके बाद काली रिवर के बाद यहाँ से नेपाल का क्षेत्र शुरू होता है। काली रिवर के बाद यहाँ से ये पूरा नेपाल का क्षेत्र शुरू हो जाता है। नेपाल के क्षेत्र में काली रिवर से शुरू होकर के तीस्ता रिवर तक, काली रिवर से शुरू होकर के तीस्ता रिवर तक के मध्य भाग को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और इस प्रश्न में इसी बीच के भाग के बारे में ये पूछा गया था। इसमें बताना था कि काली रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर के बीच के भाग को, काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर के बीच के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीस्ता से लेकर के दिहांग रिवर की अगर बात करते हैं, तीस्ता से लेकर के दिहांग रिवर की अगर बात करते हैं तो तीस्ता से दिहांग के बीच वाले के भाग को यहाँ पर असम स्टेट आता है, इसलिए इस रिवर के भाग को, इस हिमालय को आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता रिवर से लेकर के दिहांग रिवर तक, तीस्ता रिवर से लेकर के दिहांग रिवर के मध्य भाग को, दिहांग रिवर के मध्य भाग को हम आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में अगर बात करते हैं तो प्रादेशिक क्षेत्रीय हिसाब से भारत के हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। और इसका प्रादेशिक क्षेत्रीकरण या वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है? निम्न में से कौन सा पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है? ऑप्शन दिया गया डाफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकाई बूम, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका हो गया हमारा पटकाई बूम। पटकाई बूम पर्वत है जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। पटकाई बूम पर्वत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार 3 स्टेट से और 2 स्टेट और 1 राज्य से सटी हुई है। चलिए इसको एक बार इमेज में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अन्य ऑप्शन को जो दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहला आता है डाफला पहाड़ी। डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है और ज्यादातर संख्या इसकी यह है कि ये ज्यादातर संभावना इसकी तिब्बतियन सेक्टर और भूटान के साथ अपनी सीमा को शेयर करती है। डाफला पहाड़ी तिब्बतियन सेक्टर और भूटान के साथ अपनी सीमा को शेयर करती है। दूसरे नंबर पर दिया गया है मिसमी पहाड़ी। मिसमी पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है और ये लगभग चीन के साथ अपनी सीमा को शेयर कर रही है। मिसमी पहाड़ी चीन के साथ अपनी सीमा को शेयर कर रही है और ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम की अगर बात करते हैं तो पटकाई बूम पहाड़ी म्यांमार के साथ अपनी सीमा को शेयर करती है और लगभग अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में यहाँ पर शेयर कर रही है। अरुणाचल प्रदेश और आप कह सकते हैं कि ये
अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ अपनी सीमा में घुसी हुई है। पटकाई बूम पहाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों राज्यों में है और म्यांमार के साथ अपनी सीमा को शेयर करती है। म्यांमार के साथ अपनी सीमा शेयर कर रही है। देखिए ऊपर के इस हिस्से में यहाँ से चाइना का एरिया है और ये वाला हिस्सा म्यांमार का एरिया आ जाता है। आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा चाइना, ये साइड में पीछे की ओर इस तरह से फैला हुआ है चाइना। तो ये चाइना का हिस्सा इधर पीछे की ओर है और ये वाला जो भाग है ये म्यांमार की सीमा को शेयर करती है। तो ये हम देख रहे हैं कि पटकाई बूम पहाड़ी जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है और वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा को शेयर कर रही है। अनइम्पोर्टेंट पहाड़ी रेंज में सबसे पहले नाम आता है गारो खासी और जयंती जो मेघालय राज्य में है। गारो खासी और जयंती मेघालय राज्य में है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर बरेली रेंज जो है वो लगभग आसाम के कुछ सेक्टर में है। उसके बाद मणिपुर और नागालैंड, बरेली रेंज आसाम, मणिपुर और नागालैंड के बीचों बीच में पाया जाता है। मिजो हिल सबसे नीचे मणिपुर के, मिजो हिल सबसे नीचे आ गया आपको ये मिजोरम में मिजो हिल्स पहाड़ी मिजोरम में है। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी है और मिजोरम में मिजो हिल्स है। त्रिपुरा की अगर बात करते हैं तो त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी रेंज है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र आते हैं? बताना है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसके अंतर्गत कहां से कहां तक का क्षेत्र आता है। ऑप्शन नंबर ए भारत एवं ऑस्ट्रेलिया का, भारत एवं हिंद महासागर एवं ऑस्ट्रेलिया का। देखिए तीनों ऑप्शन अगर की बात करते हैं तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि हमारा सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारत से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो भारत से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है और हिंद महासागर इसके मध्य में आता है। इसलिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की अगर बात करते हैं तो ये भारत, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया तीनों जगह पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इस फिगर में किस तरह का हमारा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जो पार्ट दिख रहा है ये है हमारा इंडिया और ये पूरा पार्ट ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को दर्शाता है और इसमें ये पार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दिखाया जा रहा है और ये पूरा पार्ट ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को दर्शाया जा रहा है। इसमें इंडियन ओशियन, इस जगह पर इंडियन ओशियन, ये इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो हम देख सकते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है और इंडियन ओशियन भी इसी के मध्य में क्षेत्र में आ रहा है। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल का कुछ भाग और अरेबियन सी का कुछ भाग भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत में आता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रियो डी जेनेरियो वस्त्र एवं कॉफी उद्योग के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है। बताना है कि यह किस देश में अवस्थित है। रियो डी जेनेरियो वस्त्र और कॉफी के लिए काफी प्रसिद्ध है और यह किस देश में अवस्थित है। बताना है कि रियो डी जेनेरियो किस देश में है। ऑप्शन ए कनाडा, बी नंबर फ्रांस, सी नंबर ब्राजील, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो गया सी नंबर ब्राजील। रियो डी जेनेरियो ब्राजील देश में है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील देश में है और 1960 से पहले यह ब्राजील की राजधानी या कैपिटल हुआ करती थी। 1960 से पहले यह रियो डी जेनेरियो ब्राजील की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन बाद में 1960 के बाद इसकी कैपिटल ब्रासिलिया को बना दिया गया। ब्राजील की जो कैपिटल है उसे ब्रासिलिया को बना दिया गया था। ब्रासिलिया को बना दिया गया 1960 के बाद ब्रासिलिया को बना दिया गया। रियो डी जेनेरियो की बात करते हैं तो 1760 या 63 के आसपास में 1763 से लेकर के 1960 तक 1763 से लेकर के 1960 तक रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक प्रसिद्ध शहर और उसकी राजधानी हुआ करती थी।
ब्राज़ील की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बाद में 1960 में ब्रिसिलिया को ब्राज़ील का कैपिटल बना दिया गया। इतना ही नहीं, 1992 में ये काफ़ी फेमस है, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 1992 में फर्स्ट बार अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसमें एजेंडा 21 की बात की गई थी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, जिसमें ओजोन लेयर के प्रति विशेष ध्यान लोगों का आकर्षित किया गया था। वह मीटिंग फर्स्ट अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को रियो दी जेनेरियो में ही कराया गया था। रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील की एक कैपिटल थी और बाद में 1960 बाद इसे कैपिटल से हटा दिया गया था। ब्राज़ील के दक्षिणी अमेरिका महादेश का, ब्राज़ील की अगर बात करते हैं तो ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश है। एक बार इसे मैप पे भी देख लेते हैं। चलिए, ये है हमारा ब्राज़ील और दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री की अगर बात करते हैं तो उसमें से एक कंट्री आता है ब्राज़ील। और ब्राज़ील में ब्रिसिलिया जो 1960 के बाद वहाँ का कैपिटल बना, और 1960 से पहले रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील का कैपिटल हुआ करता था। इसी रियो दी जेनेरियो में पहली बार अर्थ समिट करवाई गई थी 1992 में। 1992 में फर्स्ट बार अर्थ समिट यहीं पर करवाया गया था, जिसमें एजेंडा 21 और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखा गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कोरियोलिस बल कहाँ शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल कहाँ शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा पर, सी नंबर ऑप्शन ध्रुव पर, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई नंबर इनमें से या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर बिल्कुल शून्य होता है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कोरियोलिस बल क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर यानी कि इस जोन पर, इक्वेटेरियल जोन, जिसे हम इक्वेटेरियल या विषुवत रेखीय जोन कहते हैं, इस जगह पर जो हवा का मूवमेंट होता है वह बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। या हम इसे यस भाषा में कह सकते हैं कि इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री साउथ एंड 5 डिग्री नॉर्थ के बीच के एरिया में कोरियोलिस बल यानी कि हवा का जो प्रभाव होता है, हवा की जो गति होती है वो बिल्कुल शून्य के बराबर होती है। वहाँ पर हवा किसी भी दिशा में मूवमेंट नहीं करती है, या इसीलिए इस एरिया को हम डोल ड्रम रेखा भी कहते हैं, डोल ड्रम लाइन या डोल ड्रम रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल जोन पर हवाएं की जो गति होती है वो बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, या बिल्कुल नहीं होती है। वह परमानेंट विंड की जैसे किसी डायरेक्शन में हवा नहीं बहती है। वहीं ऊपर की अगर बात करते हैं 23 डिग्री 5 डिग्री से ऊपर लेकर के 30 डिग्री तक, तो इतने 30 डिग्री तक 5 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ साइड और 5 से लेकर के 30 डिग्री साउथ साइड, इस जोन में हवा की जो विंड होती है वह अपने दाहिने उड़ मुड़ जाती है। या देख सकते हैं फिगर में किस डायरेक्शन में मुड़े हुए है। उत्तरी ध्रुव में अपने दाहिने उड़ मुड़ती है, और दक्षिणी ध्रुव में यहाँ खड़े रहने पर यह बाएं उड़ मुड़ जाती है। और इसी डायरेक्शन को या इस मूवमेंट को हम कोरियोलिस लॉ के नाम से जानते हैं। इसी विंड को हम कोरियोलिस लॉ के नाम से जानते हैं। इस जोन को हम ITCZ, इक्वेटोरियल जोन को हम ITCZ के नाम से जानते हैं। एक बार देख लेते हैं, ITCZ के नाम से जाना जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, इस एरिया में हवाएं बिल्कुल नहीं चलती है, इसीलिए इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रेशर देख रहे हैं बिल्कुल लो होता है, और ऐसा ही सेम प्रेशर 60 डिग्री के आसपास में 60 डिग्री के आसपास में साउथ और नॉर्थ दोनों साइड होता है। यानी कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में 60 डिग्री के आसपास में लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिस कारण से हवा का मूवमेंट इस जगह पर भी नहीं के बराबर होता है। या कह सकते हैं कि कोरियोलिस लॉ का प्रभाव इन जगहों पर भी नहीं के बराबर पाया जाता है, यानी कि हवा का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका तट लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है।
बताना है कि निम्न में से किसका तट, कौन से देश का जो तट है वो लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है। गल्फ ऑफ फारस, रेड सी और गल्फ ऑफ फारस। चलिए, ए नंबर यमन, बी नंबर ओमान, सी नंबर सऊदी अरब, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सही, इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो देश है, उस सऊदी अरब के देश का जो तट है वो लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलते हैं। चलिए देखते हैं इस फिगर को अच्छी तरह से। सबसे पहले मेरा दिया हुआ है सऊदी अरब। सऊदी अरब का जो तट है वो देखिए रेड सी और पर्शियन गल्फ, रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों पर से इसका तट मिल रहा है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी वर्तमान में ईरान के द्वारा लड़ाई की जा रही है और इसी रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिसे हॉर्मुज जलसंधि या हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है, उसे ईरान के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, या फिर इस जगह से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा जिसमें ईरान के द्वारा हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे सऊदी अरब से पर्शियन और रेड सी दोनों टच होता है। ओमान की बात करते हैं तो ओमान पर्शियन गल्फ या अरेबियन सी के बीच में आता है। यूएई और ईरान दोनों की जो सीमा रेखा है वो पर्शियन गल्फ के पास है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूराल पर्वत एशिया के किस ओर है? यूराल पर्वत एशिया के किस ओर है? ए नंबर उत्तर पश्चिम, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिट गया है, उत्तर पश्चिम में। बी नंबर उत्तर पूरब में, सी नंबर दक्षिण पश्चिम में, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूराल पर्वत एशिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यूराल पर्वत एशिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। चलिए इस मैप को अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये हमारा हो गया एशिया कॉन्टिनेंट। ऐसे एशिया कॉन्टिनेंट तो ये पूरा कहलाता है, लेकिन फिलहाल हम अपने भारत की पोजीशन से ही यूराल पर्वत को देखेंगे। हमारे इंडिया के पोजीशन से हम अपने यूराल माउंटेन को देखते हैं। ये इसमें हो गया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ये हमारा हो गया इंडिया, हमारा इंडिया हो गया। और इंडिया से अगर बात करते हैं यूराल माउंटेन की, इंडिया से अगर बात करते हैं यूराल माउंटेन की, तो इंडिया से यूराल माउंटेन उत्तर और पश्चिम, इधर नॉर्थ और इधर वेस्ट, तो बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट साइड में स्थित है। अब देखते हैं यूराल पर्वत की अगर बात करते हैं तो यूराल पर्वत यूरोप के उत्तर पूर्व में स्थित है। यूरोप की अगर बात करते हैं तो ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, तो इसके उत्तर में ऊपर नॉर्थ हो गया और इधर ईस्ट हो गया, तो उत्तर पूर्व के साइड में, उत्तर पूर्व में स्थित है। यूरोप के उत्तर पूर्व में यूराल पर्वत है और एशिया से यह उत्तर पश्चिम में है। एशिया से उत्तर पश्चिम में है और यूरोप के उत्तर पूर्व में है। एशिया और यूरोप के बीच में अगर कोई सीमा रेखा बनाता है तो वह है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, या फिर कह सकते हो कि एशिया और यूरोप के बीच में एक सीमा का निर्धारण करता है यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया के संयुक्त रूप को यूरेशिया कहा जाते हैं। वैसा भाग जिसमें एशिया और यूरोप दोनों मिला हुआ है उस पार्ट को हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। ये पार्ट हमारा यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। और यूराल पर्वत इसी यूरेशिया में ही है। यूराल पर्वत इसी यूरेशिया में ही स्थित है। यूराल पर्वत की अगर बात करते हैं तो इसकी जो सीमा रेखा है वह आर्कटिक महासागर से ऊपर हो गया आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन से नीचे कैस्पियन सी, यहाँ पर हमारा कैस्पियन सी है, इस कैस्पियन सी तक फैला हुआ है। यूराल पर्वत की जो बात करते हैं तो यूराल पर्वत की जो सीमा रेखा है वो आर्कटिक ओशियन से कैस्पियन सी तक फैला हुआ है। ये सारा हमारा कैस्पियन सी और दो तीन छोटे मोटे सी हैं वहाँ तक फैला हुआ है। यूराल पर्वत आर्कटिक ओशियन से कैस्पियन सी तक इसका पर्वत फैला हुआ है। और यूराल पर्वत पुराने और मोड़दार
या कह सकते हो फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। हमारा जो हिमालय है वो न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है और यूराल पर्वत ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल आता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा निम्न में से किस महादेश से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा निम्न में से किस कॉन्टिनेंट महादेश से होकर के गुजरती है? ए नंबर दक्षिण अमेरिका, बी नंबर अफ्रीका, सी नंबर एशिया, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। विषुवत रेखा उपयुक्त में से एक यानी कि तीनों महादेश दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर के गुजरती है। चलिए देखते हैं इस फिगर को अच्छी तरह से। ये हमारा जो फिगर है, इस फिगर में दिया गया है कि इक्वेटर किन किन देशों से होकर के, किन किन कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। तो ये हो गया हमारा अफ्रीका, अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। दूसरा ये हो गया हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये हो गया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। अफ्रीका, दक्षिणी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तीन देश से होकर के गुजरती है। इंडिया या एशिया कॉन्टिनेंट में यह इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती, ये इंपॉर्टेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट में इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव और किरिबाती, ये तीन देश इंपॉर्टेंट है जहां से एशिया कॉन्टिनेंट में ये तीन देश इंपॉर्टेंट है जहां से इक्वेटर या विषुवत रेखा गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में तीन देश मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, इन तीन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। अन्य देशों की, अन्य कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो अन्य कॉन्टिनेंट में आप देख रहे होंगे केनिया, युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, गैबन और साओ टोमो, ये कुछ देश हैं जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है। इन्हें भी याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस, अमेरिका की अगर बात करते हैं तो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर, यहाँ तीन देश इसमें हैं जिससे विषुवत रेखा गुजरती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो करीब करीब 13 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। 13 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। यह हमें याद करना जरूरी हो गया है, ये जरूरी है। हाँ, लेकिन इसमें यह इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा जरूरी है कि एशिया कॉन्टिनेंट में ये विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंगला डैम निम्न में से किस नदी पर स्थित है? मंगला डैम निम्न में से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर इसका हो जाए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, चिनाब, झेलम, रावी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, झेलम नदी पर। मंगला डैम झेलम नदी पर स्थित है। मंगला डैम की अगर बात करते हैं तो मंगला डैम पाक अधिकृत कश्मीर के मीरापुर यानी कि POK सेक्टर में है। POK सेक्टर में मंगला डैम स्थित है। POK या कह सकते हो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इस डैम की जो निर्माण की गई थी वो 1961 में किया गया था। 1961 में किया गया था और 1967 तक इसका निर्माण पूरा कर दिया गया था। बाद में इस पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। झेलम का उद्गम भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है और झेलम नदी अनंतनाग जिले के शेषनाग झील से निकली है। ध्यान दीजिएगा, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। यह झेलम नदी पाकिस्तान जाने के बाद यह चिनाब में जाकर के मिल जाती है। अगर झेलम की बात करते हैं तो भारत में झेलम नदी जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर भारत पर एक और परियोजना है। मंगला डैम पाकिस्तान में है और भारत में तुलबुल परियोजना, भारत में तुलबुल परियोजना जो झेलम नदी पर बनी गई है। इसके साथ साथ एक और है उरी, तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर बनाई गई है। तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर बनी है। चिनाब नदी पर सलाला, बगलीहार, दुलहस्ती, सलाला, बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर बनाया गया है। सलाला, बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना
रावी की बात करते हैं तो रावी पर चमेरा और थीन परियोजना, रावी पर चमेरा और थीन थीन परियोजना। चलिए देखते हैं, रावी पर देखते हैं चमेरा और थीन परियोजना। थीन परियोजना जो रावी नदी पर है। इसी थीन परियोजना का दूसरा नाम, थीन परियोजना का दूसरा नाम रंजीत सागर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रंजीत सागर से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। रंजीत सागर नाम है। इसी थीन परियोजना का दूसरा नाम रंजीत सागर डैम या रंजीत सागर परियोजना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है? ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है। यहाँ केवल राज्य की बात की जा रही है। जब यहाँ लद्दाख साथ केंद्र शासित का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर दोबारा केंद्र शासित का यूज नहीं किया गया, केवल राज्य की सीमा पूछी जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्र एक राज्य से। मात्र एक राज्य से, क्योंकि केंद्र लद्दाख की जो सीमा है वो केवल एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य से टकराती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एक राज्य से। अब इसे एक बार इमेज में देख लेते हैं। चलिए इसे मैप की सहायता से समझते हैं। ये हमारा जो हो गया, ये लद्दाख सेक्टर हो गया। ये लद्दाख सेक्टर हो गया जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी प्रदेश है। इसके जस्ट बगल में है जम्मू कश्मीर, और ये भी एक यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी है। और वहीं बात की जा रही है केवल एक राज्य की, केवल एक स्टेट की, तो हमारा एक स्टेट हो गया हिमाचल प्रदेश। लद्दाख की जो सीमा है एक स्टेट के साथ, एक स्टेट एक राज्य के साथ और एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा रेखा को साझा करता है। प्रश्न में केवल केंद्र राज्य की बात पूछी गई थी, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा केवल एक राज्यों से। अगर पूछा जाता कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा सटती है, तो हमारा आंसर 2 हो जाता, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और दूसरा हिमाचल प्रदेश हो जाता। चलिए इसके साथ देखते हैं, बॉर्डर की बात करते हैं तो लद्दाख के ऊपरी क्षेत्र में अफगानिस्तान और थोड़ा बगल हट करके पाकिस्तान और इस तरफ चीन, और नीचे हो जाता है चीन का तिब्बतियन सेक्टर। ऊपर चीन और नीचे चीन के तिब्बतियन सेक्टर के साथ सीमा शेयर करता है। लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और तिब्बत के साथ अपनी इस बॉर्डर को, इंटरनेशनल सीमा शेयर को, इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सिक्किम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्य से लगती है? सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो भारत के अन्य कितने राज्य से लगती है? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम राज्य की सीमा केवल एक राज्य से लगती है। सिक्किम राज्य की सीमा जो है वो केवल एक राज्य से लगती है, और वो राज्य वेस्ट बंगाल हो गया। सिक्किम की जो सीमा रेखा है वो केवल भारतीय एक राज्य वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। अब इसे मैप पर एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं मैप पर इसे। सिक्किम बात करता है सिक्किम राज्य की, तो ये पूरा सिक्किम राज्य हो गया और इसके ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। सिक्किम, गैंगटॉक। सिक्किम की अगर कैपिटल की बात करते हैं तो सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है। सिक्किम की जो राजधानी है वो गैंगटॉक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिक्किम राज्य भारत के किस राज्य से अपना सीमा शेयर करता है? तो इसका सही आंसर हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। सिक्किम राज्य वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है, या भारत के सिर्फ एक राज्य वेस्ट बंगाल के साथ ही सटा हुआ है। इसके ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न बात करते हैं तो ईस्टर्न में भूटान, वेस्ट में नेपाल, पूर्व साइड में भूटान है, पश्चिम में नेपाल और उत्तर में तिब्बत। उत्तर में चीन का एक कब्जे वाला पार्ट तिब्बत है। मतलब हो गया, या कह सकते हैं कि सिक्किम 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को शेयर करता है, भूटान, नेपाल और सिक्किम, तिब्बत। भूटान, नेपाल और तिब्बत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? बताना है कि नेपाल के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा मिलती है।
ऑप्शन दिया गया 4, 5, ऑप्शन नंबर सी 6, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5 राज्यों से। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ मिलती है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को मैप पर। प्रश्न में दिया गया था कि नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सटा हुआ है। तो सबसे पहला हो गया हमारा पूर्व में सिक्किम, पूर्व दिशा में नेपाल में सिक्किम। नीचे बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, पूर्व के जस्ट नीचे में वेस्ट बंगाल, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, फिर उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा को शेयर करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सिक्किम भी, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यहीं अगर बात करते हैं नेपाल की सबसे बड़ी सीमा रेखा, यानी कि किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा को शेयर कर रहा है, तो वो हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। नेपाल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को शेयर करता है। और भारत और नेपाल की कुल अगर की बात करती है, कुल लंबाई की बात करते हैं, तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 1751। कुल लंबाई हो गई 1751, 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की कुल सीमा रेखा है। और सबसे ज़्यादा नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर को शेयर करता है। अन्य देशों को भी एक बार देख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा राजस्थान की है, और चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश की है। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश की है। म्यांमार की भी बात करते हैं तो म्यांमार के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश राज्य ही बनाता है। अब नेपाल को देखते हैं तो नेपाल की वर्तमान में नेपाल की जो कैपिटल हो गया, तो नेपाल में कैपिटल काठमांडू, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। और वर्ल्ड फेमस सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये भी नेपाल में ही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गॉडविन आइंस्टीन निम्न में से किस पर्वत खंड की चोटी है? इसका दूसरा नाम हो गया K2 रेंज। गॉडविन आइंस्टीन का दूसरा नाम हो गया K2 रेंज या काराकोरम रेंज। बताना है कि गॉडविन आइंस्टीन K2 या काराकोरम रेंज किस पर्वत खंड की चोटी है। सही आंसर इसका हो जाएगा ट्रांस हिमालय की। यह चोटी है ट्रांस हिमालय की। यह चोटी है। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में K2 आता है। ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में K2 माउंटेन आता है। चलिए इसे मैप से एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं मैप पर। ये हमारा हो गया काराकोरम रेंज, उसके बाद लद्दाख और जास्कर। कहा जाता है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये सभी ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय का भाग है। और इसी काराकोरम रेंज में एक चोटी है K2, जो वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, काराकोरम की ऊंचाई की बात करते हैं, तो इसकी कुल ऊंचाई 8,611 और माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8,848 और आपको 50 मिलता है। 8,848 और कहीं कहीं आपको 50 भी मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन फिलहाल अभी आपके पास 8,848 का ही प्रूफ दिया गया है NCERT में। काराकोरम माउंटेन की ऊंचाई 8,611 मीटर और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके साथ साथ इसके बाद आता है ग्रेट हिमालय। इसके बाद जो इंडियन माउंटेन रेंज में आ जाता है वो हो जाता है हमारा ग्रेट हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ट्रांस हिमालय के बारे में ज़्यादा हमें नहीं डिटेल दिया गया है, क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय है ये लगभग जो सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट हिमालय उसके अपोजिट साइड में आती है और ये सामने से देखने पर यह नज़र नहीं पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेट हिमालय की और अन्य चोटियों को, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा भारत की या पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है।
8,586 मीटर है और यह बृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय में स्थित है। इसके बाद मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरुआ और केदारनाथ ये सभी ग्रेट हिमालय के या ग्रेट हिमालय का पार्ट हो जाता है, या इसे कह सकते हो बृहद हिमालय का पार्ट है। फिर से एक बार देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नामचा बरुआ। इसके बाद आ जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय को हम हिमांचल या मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसमें पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी और महाभारत श्रेणी आती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। ए नंबर ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर यूरोप, सी नंबर उत्तरी अमेरिका, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो गया ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है और ग्रेट बैरियर रीफ का जो विकास होता है वो कह सकते हैं ये कोरल द्वीप है। कोरल एक समुद्र के अंदर पाई जाने वाली एक प्रजाति होती है जो लगभग चूने के आकार की रहती है या एक कठोर स्ट्रक्चर तैयार करती है, जिसे इसमें कैल्शियम की मात्रा पाया जाता है और इसी कैल्शियम की मात्रा या इसी स्ट्रक्चर से एक रीफ तैयार होता है जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये हमारा हो गया कोरल, इसी को हम कोरल या ग्रेट बैरियर रीफ या कोरल कहते हैं और इसी से हमारा ग्रेट बैरियर रीफ यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो आइसलैंड है ग्रेट बैरियर रीफ वो इसी से तैयार हुआ है। इसे वाटर गार्डन भी कहा जाता है। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे लंबी प्रवाल भित्ति की कुल लंबाई 2300 किलोमीटर, सबसे लंबी प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ की या जो कोरल आइसलैंड से जो बनती है उसकी लंबाई 2300 किलोमीटर है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार का अवरोधी प्रवाल भित्ति है। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है। देख रहे हैं ना, इसमें अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे दिखते हैं, इसलिए इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है। अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में लक्षद्वीप, मुख्य रूप से भारत में लक्षद्वीप एक बैरियर रीफ आइसलैंड है जिसे जो कोरल आइसलैंड से बना है, कोरल से बना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। निम्न में से कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। सही आंसर इसका हो गया जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। चलिए देखते हैं इस मैप को, जिब्राल्टर जल संधि की। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप कॉन्टिनेंट को, ये हो गया हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, और यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करती है और इसी के साथ साथ जिब्राल्टर अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से भी अलग करती है, या कह सकते हो अटलांटिक को मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ने का काम जिब्राल्टर करती है, जिब्राल्टर जल संधि करती है। ऑन ऑप्शन दिया गया है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि फ्रांस के ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। डोवर जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। डोवर जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है, वो हो गया हमारा डोवर जल संधि। उसके बाद उत्तरी चैनल, उत्तरी चैनल की बात करते हैं तो उत्तरी चैनल उत्तरी आइलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है। उत्तरी चैनल उत्तरी आइलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करती है। इसके साथ साथ अन्य के बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन सी अन्य हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्मुज। हॉर्मुज जल संधि जो अभी ईरान और ओमान के बीच में है, ईरान और ओमान के बीच में है हॉर्मुज जल संधि, जिस पर अभी काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। हॉर्मुज जल संधि जो ईरान और ओमान के बीच में है, ईरान और ओमान के बीच में आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एकांगा गुआ। एकांका गुआ चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है। एकांगा गुआ चोटी से संबंधित सही तथ्य कौन सा है। तो पहले तथ्यों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि यह एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है।
बिल्कुल सही बात है, यह एंडीज पर्वत श्रेणी की है जो साउथ अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रेणी की चोटी है जो साउथ अमेरिका में है। यह रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यह गलत बात है, यह रॉकी पर्वत श्रेणी की नहीं है। यह चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर अवस्थित है। यह भी सही बात है, यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। तो हमारा सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, हमारा सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। यह एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। चलिए हम लोग बात करते हैं माउंट एकांगागुआ की। माउंट एकांगागुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला में है। तो ये हमारा हो गया एंडीज पर्वतमाला जो साउथ अमेरिका में स्थित है। और एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। और यहाँ यह इतना ही नहीं, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी यानी कि विश्व की सबसे बड़ी रेंज भी है। एंडीज पर्वतमाला वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेंज है जो साउथ अमेरिका में है। चलिए इसके बाद देखते हैं माउंट एकांगागुआ की। तो माउंट एकांगागुआ आप देख रहे हैं कि माउंट एकांगागुआ अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। और माउंट एकांगागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसके बात करते हैं अगर ऊंचाई की, तो एकांगागुआ की जो ऊंचाई है वो करीब करीब 6,960 मीटर। एकांगागुआ की कुल ऊंचाई 6,960 मीटर है। अब रॉकी की अगर बात करते हैं तो रॉकी माउंटेन उत्तरी अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है और रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है। और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है जिसकी कुल ऊंचाई 4,400 मीटर, कुल ऊंचाई 4,400 मीटर है। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, एंडीज पर्वत श्रेणी वर्ल्ड की सबसे लंबी श्रेणी है और यह दक्षिण अमेरिका में रॉकी पर्वत रेंज उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगागुआ 6,960 मीटर है और उत्तरी अमेरिका की रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट 4,400 मीटर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन पट्टी वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है? ओजोन पट्टी वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है? सही आंसर इसका हो गया समताप मंडल में। सही आंसर का हो गया समताप मंडल में। अब इसको एक बार इमेज पर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इमेज पर ओजोन लेयर। हमारा जो ओजोन लेयर है वो ट्रोपोस्फियर या इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ओजोन लेयर के ट्रोपोस्फियर जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं और स्ट्रेटोस्फियर जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। हमारा जो ओजोन लेयर है वो इसी स्ट्रेटोस्फियर के मध्य में आता है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में आता है। इसकी अगर हम अब विभिन्न लेयर की जो अगर है वो उसकी ऊंचाई की बात करते हैं या उसके वो किसकी रेंज कितनी है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा हो गया टोपोस्फियर पृथ्वी की सतह से करीब करीब 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर की लेयर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर जो 20 से लेकर के 50 किलोमीटर यानी कि इसकी कुल चौड़ाई जो है वो 30 किलोमीटर के आसपास आती है। समताप मंडल जो है वो विषुवत रेखा के सामने धरातल से 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। जबकि ध्रुव के सामने 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। फिर से ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल है जो विषुवत रेखा के सामने 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक यानी कि इसकी जो रेंज है वो 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ पर? तो विषुवत रेखा के पास। लेकिन ध्रुव की बात करते हैं तो ध्रुव के पास इसकी जो ऊंचाई होती है वो करीब करीब 8 किलोमीटर से शुरू होती है और 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक। ओजोन लेयर की बात इसके पास हो गया। इसके बाद हो जाता है हमारा मेसोस्फेयर में की जो चौड़ाई है वो करीब करीब 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मेसोस्फेयर 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उस पर आ जाता है ट्रोपोस्फियर
690 किलोमीटर, ट्रोपोस्फेयर 690 किलोमीटर और एक्सोस्फेयर 1000 किलोमीटर, एक्सोस्फेयर 1000 किलोमीटर। इसे हम बाह्य मंडल भी कहते हैं, एक्सोस्फेयर को बाह्य मंडल भी कहा जाता है। मेसोस्फेयर में को आयनोस्फेयर के यानी कि आयनोस्फेयर यानी कि कह सकते हो कि इसमें आयन का प्रभाव ज़्यादा पाया जाता है, या इसीलिए हम इसे आयनोस्फेयर के नाम से भी, मेसोस्फेयर के कुछ भाग को हम आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब ओजोन लेयर की अगर बात करते हैं तो ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। और इतना ही नहीं, ओजोन लेयर का जो ह्रास होता है ये भी हमारे ही द्वारा किया जाता है। ओजोन लेयर का जो ह्रास है या इसकी जो कहीं कहीं पर ओजोन लेयर में छेद हो गया है वो भी हमारे ही द्वारा किया गया है। रेफ्रिजरेटर या कंडीशनर जिसमें रूम को ठंडे करने के लिए एयर कंडीशनर जो होता है उससे और रेफ्रिजरेटर से एक गैस निकलती है जिसे CFC गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं, जो इस ओजोन लेयर के हानि के लिए या ओजोन लेयर के हार्स के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ओजोन लेयर से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग की कराई गई थी जो करीब 1985 में हुई थी। 1985 में ओजोन लेयर से संबंधित एक वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर एक मीटिंग करवाई गई थी जिसे हम वियना कन्वेंशनल के नाम से जानते हैं। वियना कन्वेंशनल के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक और मीटिंग हुई थी 1992 में जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, जिसे अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ओजोन लेयर पर प्रथम बार जो मीटिंग हुई थी वो वियना 1985 में हुई थी, और दूसरी काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग 1992 जो अर्थ समिट रियो दी जेनेरियो में हुई थी, जिसे अर्थ समिट के नाम से जाना गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है? निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है? ए नंबर ऑप्शन ब्राजील जलधारा, बी नंबर ऑप्शन फाकलैंड जलधारा, सी नंबर वेनेजुएला जलधारा और डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर की बात करते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही आंसर हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ब्राजील जलधारा, फाकलैंड और वेनेजुएला ये सभी जलधाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। चलिए अब इसे एक बार मैप पर देख लेते हैं। चलिए इस फिगर को अच्छी तरह से देख लेते हैं। ब्राजीलियन जलधारा बुक में हमारा दिया गया था, ब्राजील जलधारा या जिसे हम ब्राजीलियन जलधारा कहते हैं। इसकी स्पेशलिटी यह है कि यह जलधारा इक्वेटर से, विषुवत रेखा से ब्राजील की तरफ बहती है। इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा से ब्राजील की तरफ बहती है, इसलिए इसे ब्राजीलियन जलधारा के नाम से जाना जाता है। ब्राजीलियन जलधारा के नाम से, और ये ब्राजीलियन जलधारा चूंकि इक्वेटर या कह सकते हो कि 0 डिग्री से नीचे की ओर बहती है, इसलिए यह एक गर्म जलधारा है। वेनेजुएला की अगर बात करते हैं तो वेनेजुएला जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो नीचे से पोलर रीजन की तरफ से या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बहती है। तो विषुवत रेखा की तरफ बहने के कारण यह एक ठंडी जलधारा बन जाती है। वेनेजुएला जलधारा ठंडी जलधारा बन जाती है और ये भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। उसके बाद एक और हो गया फाकलैंड जलधारा। यहाँ पर देखिए फाकलैंड जलधारा, यह भी करीब करीब मध्य में स्थित है, या कह सकते हो कि यह जलधारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा में बहने वाली जलधारा है, जो आगे बढ़ करके ब्राजील की तरफ घूम जाती है। इस जलधारा को फॉकलैंड जलधारा कहते हैं, और फॉकलैंड जलधारा भी एक ठंडी जलधारा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी? प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी? डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन इसका हो गया 1930 में। प्लूटो की खोज 1930 में, प्लूटो की खोज 1923 ईस्वी में
क्लाइटाम्बाक ने की थी। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइटाम्बाक के द्वारा की गई थी और 2006 तक के पहले तक 2006 के पहले तक इसे हम सौरमंडल का 9वां ग्रह मानते थे। सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में 2006 के बाद इसे ग्रह की श्रेणी से हटा के इसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए चलिए मैप पर एक बार देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये है हमारा प्लूटो का जो ऑर्बिटल पाथ होता है उसके बारे में देख लेते हैं। हमारे बाकी ग्रहों की अगर बात करते हैं तो सभी 8 ग्रह की ऑर्बिटल पाथ एक वर्टिकल लाइन पर स्थित है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित है। यहाँ से यहाँ तक ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित है। मगर जो प्लूटो की अगर हम बात करते हैं तो प्लूटो की जो ऑर्बिटिकल पाथ है वो एक स्पेसिफिक अलग से एक इलिप्टिकल लाइन बनाती है और यह वर्टिकली लाइन बनाती है। यह नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वर्टिकली, मगर हल्की सी तिरछी होकर के यह लाइन बनाती है। हल्की सी तिरछी होकर के लाइन बनाने के कारण यह नेपच्यून के पाथ को काट देती है। यह नेपच्यून के पाथ को काट देती है, जिस कारण से ही प्लूटो को इसके डिफरेंट पाथ ऑर्बिटल पाथ के कारण, और चूंकि नेपच्यून के पाथ को यह काटती है, जिस कारण से इसे ग्रह की श्रेणी से हटा के इसे ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तकला मकान मरुस्थल ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो तकला मकान मरुस्थल चीन में है। चीन में है। हम जैसा पहले ही कहा था कि हम डायरेक्ट सही ऑप्शन को बताते हैं पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो, ताकि गलत ऑप्शन आपके माइंड में कभी नहीं आए। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। चलिए अब देखते हैं, इसे मैप से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं मैप पर हम अपना। सबसे पहले देखते हैं तकला मकान मरुस्थल को। यह है हमारा तकला मकान मरुस्थल और इसके पूर्व में अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया गोबी मरुस्थल, जो एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है। वहीं तकला मकान मुख्य रूप से चीन की सबसे बड़ी मरुस्थल चीन की तकला मकान है, जो पूर्णतः चीन में स्थित है, या कह सकते हो कि पूर्ण रूप से चीन में ही है। इसके बॉर्डर की अगर बात करते हैं तो तकला मकान मरुस्थल के पूर्व में गोबी और पश्चिम में पामीर नोट जो भारत के ऊपरी भाग में है। पामीर नोट पश्चिम में पामीर नोट है, जो भारत के उत्तरी सेक्टर में आ जाता है, हिमालय के पार है। पश्चिम में पामीर नोट है। तकला मकान के उत्तर की अगर बात करते हैं तो उत्तर में तियान शान रेंज, ये आपको ये हल्का सा बॉर्डर दिख रहा होगा, तियान शान रेंज है। ये हमारा तियान शान रेंज है। और अगर दक्षिण में बात करते हैं तो कुनलून पर्वत, दक्षिण में कुनलून पर्वत जो हिमालय से ऊपर स्थित है, जो हिमालय के बाद है। ये हमारा हो गया कुनलून पर्वत। हिमालय और क्या कह सकते हो कि तिब्बत श्रेणी के बाद आता है। तिब्बत के पठार के बाद कुनलून पर्वत है की छोटी सी रेंज है, जो तकला मकान को पूरी तरह से पैक करती है, और जिस कारण से यहाँ पर वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ पर ये डेजर्ट या कह सकते हो रेगिस्तान का उदय हो गया है। उत्तर की बात करते हैं तो तियान पर्वतमाला, नीचे कुनलून पर्वतमाला। पूर्व की अगर बात करते हैं तो पूर्व में गोबी मरुस्थल, तो जहाँ से भी पानी आने की संभावना नहीं है। और अगर इधर बात करते हैं पश्चिम की, तो पश्चिम में दुनिया की सबसे ऊंची पठार श्रेणी, या कह सकते हो पामीर नोट, दुनिया की छत कही जाने वाली पठार श्रेणी पामीर नोट, यानी कि 3 तरफ से पहाड़ और पठार होने के कारण इस जगह पर पानी की जो महत्व है, वो पानी या वर्षा का पानी बहुत कम पहुंच पाता है, जिस कारण से इस जगह पर एक स्पेसिफिक डेजर्ट का उदय हुआ है। डेजर्ट अपने आप बनते चला गया। एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर एक डेजर्ट तैयार हुआ है, जो तकला मकान चीन में स्थित है। इतना ही नहीं, अब अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना में प्रमुख मरुस्थल पेंटागोनिया। अर्जेंटीना का प्रमुख मरुस्थल पेंटागोनिया अर्जेंटीना का प्रमुख मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी, बोत्सवाना, नाम्बिया। कालाहारी, बोत्सवाना और नाम्बिया दक्षिण अफ्रीका या सहारा। कालाहारी,
मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और सहारा दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख मरुस्थल है। इसमें कालाहारी और तकला मकान ये सभी कह सकते हो कि ये सभी एक शुष्क मरुस्थल न होकर के एक क्या कर सकते हैं, मतलब कि कम शुष्क मरुस्थल है या पूरी तरह से शुष्क मरुस्थल नहीं है। इसे हम शीतोष्ण मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, या इसे हम कम शुष्क या कह सकते हो कि शीतोष्ण मरुस्थल के नाम की श्रेणी में इसे हम रख सकते हैं। वहीं सहारा को हम शुष्क मरुस्थल की श्रेणी में रखते हैं।